हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 17 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर स्टार्टिंग के पेजेस पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हैं। थर्ड वेव यहाँ पर एंड हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कौन एनुअली इसको ऑर्गेनाइज कराता है, तो तेरी द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इनॉग्रेटिंग द 21st वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। क्या क्या बातें कही गई यहाँ पर क्लाइमेट को लेकर, तो हम डिस्कस करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज नीडेड टू फुलफिल देयर कमिटमेंट्स ऑन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उन्हें यहाँ पर डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी और फाइनेंस प्रोवाइड कराना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि उनको करना चाहिए। दूसरी बात, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तभी आ सकती है जब यहाँ पर क्लाइमेट जस्टिस हो, और क्लाइमेट जस्टिस तभी इंश्योर होगी जब यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं इंडिया की, वो अगले 20 सालों में डबल होने वाली है। तो ऐसे में हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम तो नहीं कर सकते। अगर हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम बहुत सारे लोगों को, यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल को हम यहाँ पर पॉवर्टी में डाल देंगे। तो डिनाइंग दिस एनर्जी वुड बी डिनाइंग लाइफ इटसेल्फ टू मिलियंस। सक्सेसफुल क्लाइमेट एक्शंस आल्सो नीडेड एडिक्वेट फाइनेंसिंग। और यहाँ पर फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी? डेवलप्ड कंट्रीज से। उनको यहाँ पर टेक्नोलॉजी और जो फाइनेंस है वो ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। बाकी इंडिया जो है वो क्लाइमेट के इनिशिएटिव्स को लेकर एक लीडर की तरह आ रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के लेकर इंडिया एक तरीके की लीडरशिप दे रहा है सारी ही कंट्रीज़ को। और यहाँ पर जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, ये एनुअली ऑर्गेनाइज होता है बाय द तेरी द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे चलते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेटर फॉर नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी अपॉइंटेड, ये हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ नेवी वाइस एडमायरल जी अशोक कुमार, ये क्या बने हैं? तो ये बने हैं फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो इंडिया के फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं जी अशोक कुमार। अब 26/11 टेरर अटैक्स के बाद बात की गई थी कि यहाँ पर हमारे पास नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। इससे पहले ग्रुप वर्किंग कमेटी ने भी बहुत पहले ये बात कही थी कि यहाँ पर नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर पोजीशन क्रिएट कर दी गई है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की। अब काम क्या होगा एनएमएससी का? तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये रिपोर्ट करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल जी को। एज द एनएमएससी, कुमार विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन ऑल द एजेंसीज। तो यहाँ पर जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिविल इशूज़ की एजेंसीज हैं, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम होगा वो यहाँ पर ये पोस्ट करेगी एनएमएससी की। ही विल ऑल्सो बी टास्क्ड विद इंप्रूविंग द कंट्रीज ब्लू इकोनॉमी नीड्स। The need for such a coordinating agency was first expressed by the group of ministers formed after the Kargil war। तो कारगिल वॉर के बाद जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म हुए थे, तो उसके बाद ही यहाँ पर एक फील हुई थी नीड कि हमारे पास ऐसी कोई कोऑर्डिनेटर होना चाहिए जो कि यहाँ पर बिटवीन द डिफरेंट एजेंसीज कोऑर्डिनेट कर सके, बिटवीन द डिफरेंट मैरीटाइम एजेंसीज कोऑर्डिनेशन हो सके। तो उसके लिए नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, और फाइनली यहाँ पर ये पोजीशन क्रिएट कर दी गई है। 26/11 अटैक्स के बाद भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया था कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड होना ज़रूरी है, और उसमें होना चाहिए मैरीटाइम सिक्योरिटी एडवाइजर। पर वो जो यहाँ पर रिकमेंडेशन थी वो पेंडिंग थी, लेकिन नवंबर 2021 में कैबिनेट कमेटी ने फाइनली क्लियरेंस दे दी है फॉर द क्रिएशन ऑफ एनएमएससी। और एनएमएससी है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। और यहाँ पर पहले एनएमएससी की पोस्ट पर जो अपॉइंट हुए हैं वो हैं नेवी वाइस एडमायरल जी अशोक कुमार। आगे चलते हैं। सॉरी, यूक्रेन वाई जर्मनी मैटर्स, ये हम डिस्कस करेंगे। अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है, इससे पहले नॉर्ड स्ट्रीम थी, अब ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। ये अंडर सी गैस पाइपलाइन है फ्रॉम रशिया टू जर्मनी। अब जो रशिया है इसको वो जियो पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ करता है। अब कैसे यूज़ करता है वो भी हम देखेंगे। तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा एंग्री है पाइपलाइन से, क्योंकि ये जो है ये यूक्रेन को बाईपास कर जाती है। अब यूक्रेन को बाईपास कर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर यूक्रेन को ट्रांजिट फी नहीं मिलेगी, एंड दस डिनाइज इट ट्रांजिट फीस फॉर द रशियाज गैस एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर यूक्रेन इस बात से नाराज़ है, आपने नॉर्ड स्ट्रीम 2 बना दी और हमें बाईपास कर दिया, जिसकी वजह से हमें ट्रांजिट फीस नहीं मिल पाएगी। इट हैज़ ऑल्सो रेज्ड फियर्स दैट रशिया कुड कट ऑफ gas supplies to Ukraine without endangering its own gas exports to Europe. It could give Russia complete dominance over gas supplies to Europe. अब यहाँ पर कुछ यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को ये भी लग रहा है जो जर्मनी है वो यहाँ पर रशिया को लेकर बहुत उसका ऐसे डोसाइल सा स्टैंड है, वो कंडेम नहीं कर रहा रशिया के अटैक्स को। तो सम ईयू मेंबर्स हैव सिक्योरिटी कंसर्न्स अबाउट रशियन प्रेजेंस इन देयर वाटर्स, क्योंकि जो गैस पाइपलाइन है ये यहाँ पर फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड इन सबसे पास हो रही है, तो जिसकी वजह से गार्ड करने की जरूरत पड़ जाएगी। अब अमेरिका के क्या कंसर्न है? यूएस बिलीव्स द पाइपलाइन कुड गिव रशिया टू मच लेवरेज एंड इन्फ्लुएंस ओवर यूरोप। अब इसकी वजह से जो यूएस है वो बहुत, यूएस को ऐसा लग रहा है कि जो रशिया की यहाँ पर जो रशिया के ऊपर ये कंट्रीज डिपेंडेंट हैं, तो उनकी डिपेंडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और रशिया इस चीज़ को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ करेगा, एक जियो पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ करेगा।
द यूएस हैज़ बीन अपोज टू द प्रोजेक्ट। तो यूएस इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत स्टार्टिंग से ही अपोज कर रहा था, लेकिन उस समय की जो जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मर्कल, उन्होंने किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर कंप्लीट करा दिया था 2021 में। अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर यूएस को बहुत ज़्यादा डर है कि रशिया इसको जियो पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ करेगा ही करेगा। अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट द यूएस सीज द कमिंग टुगेदर ऑफ रशिया एंड जर्मनी। तो यहाँ पर यूएस को ये भी लगता है कि रशिया और जर्मनी एक कैंप में आ रहे हैं, एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप बना रहे हैं। तो भले ही उनकी मिलिट्री पार्टनरशिप नेटो के साथ हो, लेकिन वो यहाँ पर एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही यहाँ पर यूएस को खतरा लगता है। अब यूएस चाहता है कि जो यूरोप है उसको अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट्स, जो ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स, उनको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, गैस एक्सपोर्ट्स के लिए मेनली रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। ईयू इंपोर्ट्स लेस देन 5% ऑफ इट्स गैस फ्रॉम द यूएस, और टॉप 4 सप्लायर्स कौन है इसमें? रशिया, नॉर्वे, अल्जीरिया, कतर। But as a net exporter of LNG since the middle of the last decade, the US wants to expand its market and reach its continent. अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो एक्सपेंशन है नॉर्ड स्ट्रीम 1 का, जो कि इससे पहले फंक्शन हुई थी 2011 में। रशिया की जो इकॉनमी है वो मेनली डिपेंडेंट है ऑयल और गैस पे, और यूरोप इसका लार्जेस्ट बायर है। और रशिया को ये पता है कि ये कंट्रीज मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसीलिए रशिया जो है इसका जियो पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ करता है। सॉरी। आगे हम डिस्कस करेंगे शहीद दिवस मनाया जाएगा फरवरी 15 को। बिहार चीफ मिनिस्टर ने ये बात अनाउंस की है। अब क्यों मनाया जाएगा, क्या कमेमोरेट किया जा रहा है, वो हम देखेंगे। इन द मेमोरी ऑफ 34 फ्रीडम फाइटर्स हु वर किल्ड बाय पुलिस इन तारापुर टाउन। तो पुलिस के द्वारा तारापुर टाउन में 34 फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर गोलियां चला दी गई थी, उसके लिए यहाँ पर शहीद दिवस मनाया जाएगा। तारापुर मैसाकर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हुआ क्या था, 15 फरवरी 1932 को अ ग्रुप ऑफ यंग फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने प्लान किया था कि वो यहाँ पर इंडियन नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट करेंगे एट थाना भवन इन तारापुर। इसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स को इसके बारे में पता चल जाता है। अब 4000 स्ट्रॉन्ग क्राउड पेल्टेड द पुलिस विद स्टोन्स, इंजरिंग एन ऑफिसर एट द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर पुलिस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, पुलिस ने यहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट फायर स्टार्ट कर दी ऑन द क्राउड, जिसकी वजह से 75 राउंड्स वर फायर्ड, जिसमें 34 बॉडीज़ वर फाउंड एट द स्पॉट। कुछ लोगों की तो यहाँ पर बॉडीज़ भी नहीं मिली। तो फिर बहुत टाइम से डिमांड थी कि ये कमेमोरेट करने की ज़रूरत है। फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एमएलए फ्रॉम तारापुर बी एन प्रशांत फर्स्ट सॉट रिकॉग्निशन फॉर द फ्रीडम फाइटर्स इन 1967, और फाइनली अब यहाँ पर रिकॉग्निशन मिल गई है। जो फरवरी 15 उसको यहाँ पर शहीद दिवस की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। ये जो एबीजी शिपयार्ड में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, या यहाँ पर जो भी फ्रॉड हुआ है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यूक्रेन ऑन द ब्रिंक। अब यहाँ पर रशिया का जो ऑब्जेक्टिव है, रशिया क्या चाहता है कि यहाँ पर जो यूएस है उनको रिटर्न एग्रीमेंट दे दे कि नेटो का मेंबर कभी भी यूक्रेन को नहीं बनाएंगे, विच कुड ब्रिंग, अगर यहाँ पर यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना देते हैं तो बेसिकली यहाँ पर जो नेटो, इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा रशिया को टारगेट करना। तो विच कुड ब्रिंग द अलायंसेस मिसाइल्स टू विद इन 5 मिनट्स ऑफ स्ट्राइकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मॉस्को एंड दैट अनहैप्पी लैंड्स yet do not rule out a Russian intervention in Ukraine. Arguably, there may even be an inevitability about if it Washington continues to ignore Moscow की डिमांड। अभी तक रशिया ने ये बोला कि डिप्लोमेसी ओपन है, डिप्लोमेटिक तरीके से हम अभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर यहाँ पर जो यूएस और उसके यूरोपियन अलाइज हैं हमारी डिमांड्स को मान लें। लेकिन यहाँ पर जो यूएस है वो इनकी डिमांड्स मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जो यूएस है वो भी कह रहा है कि हम डिप्लोमेटिक चैनल से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो पुतिन हैज डिसाइडेड टू टेक अप सर्टेन प्रपोजल्स बाइडन मेड टू हिम, ऑल्दो दे डिड नॉट रियली एड्रेस द सेंट्रल की एलिमेंट्स। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर हिजाब की बात होती है, हिजाब एक रिलीजियस सिंबल है। अब उसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होता है, नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी यहाँ पर सेक्रोसेंक्ट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस है, और एक रेस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर की भी है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन उठाया गया। द एडवोकेट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ए कुंदापुरा कॉलेज इन द कर्नाटका हाई कोर्ट केस पॉइंटेड आउट दैट द रिलीजियस सिंबल्स हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ पब्लिक लाइफ इन इंडिया। हम जो सेकुलरिज्म प्रैक्टिस करते हैं वो फ्रेंच वाला सेकुलरिज्म नहीं है, उनका सेकुलरिज्म बिल्कुल अलग है। वहाँ पर कोई भी रिलीजियस सिंबल्स आपको पब्लिक प्लेस में नहीं पहनने हैं। फॉर एग्जाम्पल तिलक भी नहीं होना चाहिए, टर्बन भी नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा हिजाब भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हर रिलीजन को कोई भी ऐसा रिलीजियस सिंबल नहीं पहनना है पब्लिक प्लेस में, इवन इन पार्लियामेंट आप ये सब नहीं कर सकते हो। लेकिन इंडिया का जो मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द यूरोपियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। आगे हम चलते हैं केस फॉर स्पेशलिस्ट। अगर इस आर्टिकल की मैं आपको समरी बताऊं तो इस आर्टिकल में यही बताया गया कि इंडिया में पॉलिसी अनसर्टेनिटी देखी गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 फार्म लॉस को लेकर आया गया, फिर उससे बैकस्लाइड कर दिया गया। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस आया था, वो भी वापस ले लिया गया। अगर इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा एंटर करती है, पॉपुलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो उस पॉपुलिज्म को बाहर निकालने के लिए फॉर एग्जांपल अगर कोई कमीशन आप बनाते हो तो कमीशन में आप किसको अपॉइंट करते हो, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स या जजेस। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर एक्सपर्ट्स अपॉइंट करने की ज़रूरत है। तो the sudden withdrawal of farm laws last year and the repeal of the land acquisition ordinance in 2015 are 2 examples of policy backsliding। इसका मतलब ये हमें समझ आ रहा है कि पॉलिसी मेकिंग में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा एंटर कर चुकी है। तो गिवन द फैक्ट दैट पॉलिटिकल इनपुट इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग इज बिकमिंग डोमिनेंट एज रीजनल एंड स्टेट लेवल इश्यूज अज्यूम ओवर राइडिंग सिग्निफिकेंस सॉरी
एज अ फेवर्ड रूल डोमेस्टिक पॉलिसी प्रायोरिटाइजेस शुड नॉट बी हेल्ड होस्टेज टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहाँ पर ऑथर ने यही बोला कि हमें अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और उसको डिपेंडेंट नहीं रखना चाहिए ओवर एक्सटर्नल प्रेशर की। कोई प्रेशर है तो हमने पॉलिसी वापस ले ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पॉलिसी सर्टेनिटी रखनी चाहिए, तभी यहाँ पर बिजनेसेस इन्वेस्ट करेंगे। अगर पॉलिसी अनसर्टेनिटी होगी तो कोई भी बिजनेस इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा डरेगा। फिर रिलाइंग ऑन चांस इवेंट्स टू ड्राइव रिफॉर्म माइट वर्क इन रेयर सर्कमस्टांसेस। अगर हम यहाँ पर $10 ट्रिलियन या $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ चाहिए होगी 15%। जब इंडिया जो था अपने बहुत गोल्डन फेज में था तब भी उसकी ग्रोथ 8.1% थी इन रियल जीडीपी, और हमें क्या चाहिए, हमें 15% नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें पॉलिसी सर्टेनिटी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल द प्रोमलगेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन 2016, जिसने आरबीआई की इंटरनल डिसीजन मेकिंग ड्रिवन बाय द सेंट्रल गवर्नर को यहाँ पर रिप्लेस करके उसमें एक्सपर्ट्स लेकर आए टू इंक्लूड 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स जो कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो आज के ज़माने में जो कमीशन कमिटीज़ हैं उसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो पॉलिसी मेकिंग इज़ नथिंग इफ़ नॉट आर्ट दैट इन्वोक साइंस व्हेन एक्सपीडियंट। तो यहाँ पर जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। मैंने ट्राई वॉज फर्स्ट सेटअप, तो जब यहाँ पर ट्राई बनी थी तो हेल्दी कॉम्बिनेशन था। इसमें एक्सपर्ट्स भी थे, पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल्स भी थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा गया है कि इसमें मेनली ब्यूरोक्रेट्स थी। तो ट्राई एज रिवर्स्ड गियर एंड टुडे रिजेंबल्स अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो कमीशंस टेंड टू बी मेड अप ऑफ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स और रिटायर्ड जजेस। दिस इज वरिंग एंड देयरफॉर इट इज वाइटल टू क्रिएट अ कार्डर ऑफ प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पर प्रोफेशनल्स के कार्डर बनाने की जरूरत है जिनके पास यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्टीज हो और वो यहाँ पर मैनेज करे पॉलिसीज़ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन एजेंसीज टास्क्ड विद प्रोटेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पर एजेंसीज जिनको काम दिया गया आपको यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट को पहले देखने लगे तो यहाँ पर जो पब्लिक है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाती। तो यही बात इसमें बताई गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एन इनकन्वीनियंट फैक्ट। अभी कर्नाटका में जो हिजाब का इशू चल रहा है, इससे पहले सिमिलर टाइप का इशू केरला में आया था, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली रीजा नहान, a class 8th student of GSSS कोटियाड़ी केरला, contended that the existing SPC, अब एसपीसी क्या है, तो स्टेट पुलिस कैडेट्स है। ये वॉलंटियर फोर्स है जो कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट करती है फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। अब इसका जो ड्रेस कोड था स्टेट पुलिस कैडेट्स का, वो यहाँ पर इस्लामिक रिलीजियस बिलीफ्स के अकॉर्डेंस में नहीं था। तो यही पिटीशन फाइल की गई थी कि ये जो ड्रेस कोड है ये नहीं है विद इस्लामिक रिलीजियस बिलीफ्स, उसके अकॉर्डेंस में नहीं है। तो वो परमिशन चाहती थी टू वेयर कैडेट यूनिफॉर्म्स इन अकॉर्डेंस विद हर कम्युनिटीज कस्टम्स। अब यहाँ पर क्या बोला गया, तो वाइल रिजेक्टिंग नहान्स प्ली इट सेड दैट इट एम्स टू क्रिएट अ सोसाइटी, कि हम ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर जो नेशन हो वो सारे डिफरेंसेस से ऊपर उठ के अपने को एक कंस्ट्रक्टिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे और उस कलेक्टिव आइडेंटिटी की तरह देखे कि हम यहाँ पर इंडिया के लोग हैं। तो वाइल रिजेक्टिंग नहान्स प्ली इट सेड दैट इट एम्स टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर द नेशन इज अबव ऑल डिफरेंसेस टू बिकम अ कंस्ट्रक्टिव प्लेटफॉर्म बिटवीन पुलिस एंड स्टूडेंट्स एंड एक्ट एज अ फीडर ऑर्गेनाइजेशन फॉर केरला पुलिस। इसके अलावा केरला में मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी जो कि यहाँ पर 150 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता, उसने कोई भी तरीके का यहाँ पर बैन कर दिया है एनी ड्रेस दैट कवर्स द फेस फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम हिंदूज़ की बात करें तो हिंदू में जो मैरिजेस है उनको सेक्रोसेंक्ट माना गया। डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता हिंदू मैरिजेस में, लेकिन चेंज किया गया क्योंकि जब सोसाइटी चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रिलीजियस कस्टम्स और बिलीफ्स होते हैं उनमें भी चेंज लाने की ज़रूरत होती है। तो बट द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड 3 अदर एक्ट चेंज्ड दिस। अब डाइवोर्सेस पॉसिबल है हिंदू के मैरिजेस में भी, तो डाइवोर्सेस बिटवीन इनकम्पैटिबल पार्टनर्स बिकेम पॉसिबल। इसके अलावा हिंदूज़ में एक सती के ट्रेडिशन था, तो सती का ट्रेडिशन बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन था तो उसको भी हटाया गया। इसके अलावा जो घूंघट है वो भी अभी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सोसाइटीज़ में आपको मिल जाएगा। अनटचेबिलिटी एक क्राइम है, भली मनु स्मृति बात करती है अनटचेबिलिटी की, लेकिन उसको भी हटाया गया क्योंकि हमें पता है ये इनह्यूमन चीज़ें हैं। तो आर्ग्यूमेंट गोज व्हाट्स द हार्म इन अलाउइंग द हिजाब इन क्लासरूम्स। तो ऐसे तो आप फिर स्कल कैप्स के लिए भी बोलोगे, धोतीज़ के लिए भी बोलोगे, रामनामी चादर्स के लिए भी बोलोगे। तो बेसिकली ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू जो कि मैंने आपको बता दिया। हम बहुत टाइम से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे थे, यहाँ हमें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिला है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर साइबर अटैक हो गया है यूक्रेन के ऊपर। यहाँ पर बात की कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, तो बेसिकली इसमें क्या होते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो सर्वर्स को इतनी ज़्यादा सर्विस की रिक्वेस्ट करके फ्लड कर देते हैं कि वो ओवरलोड हो जाता है और जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाता है। तो नॉर्मल सर्विस जो कि उसको देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाता। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इतना आपको पता होना चाहिए। अब एक विमेन को HIV से क्योर किया गया और थर्ड विमेन है जो HIV से क्योर हुई है। अब क्या यूज़ करके किया गया, तो अम्बिलिकल कॉर्ड यूज़ करके किया गया। उसमें जो कॉर्ड ब्लड होता है उसको यूज़ करके किया गया है। तो इससे पहले जो यूज़ किया जाता था वो किया जाता था अडल्ट स्टेम सेल्स, लेकिन पहली बार यहाँ पर कॉर्ड ब्लड का यूज़ करके HIV को क्योर किया गया है। जो केपेक्स बजट है वो इस बार 35.4% से बढ़ाया गया। इसका मतलब ये है ये 4.1% ऑफ द GDP होगा। अगर हम इसमें ग्रांट एंड एड भी इंक्लूड कर लें जो कि यहाँ पर स्टेट्स को प्रोवाइड की गई है फॉर द कैपिटल वर्क्स, तो यहाँ पर जो GDP का 4.1% यहाँ पर खर्च किया जाएगा फॉर द केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।